नमस्कार साथियों। जिसका लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था वो चीज़ आखिरकार हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने द्वारा पेश कर दी गई है। जी हाँ, भारत का यूनियन बजट 2026-27। तो चलिए दोस्तों, हम इसके जो मुख्य की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हैं कि इसके क्या क्या मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसका अध्ययन एग्ज़ाम ओरिएंटेड से करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बजट से संबंधित एज इट इज़ प्रश्न आते हैं, जिसको हमें किसी भी हालत में गलत नहीं करना होता है, और इससे क्या कि हमारे एज इट इज़ स्कोर बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें रुपीज़ कहाँ से आता है। तो बजट में हमारे प्रेजेंट किया गया है कि रुपये कहाँ से आता है, रुपीज़ कम फ्रॉम कहाँ से आता है। ठीक है, इसमें हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्या दे रखे हैं, एक एक अपने को सर्कल दे रखा है उसमें। ठीक है, तो उसके आधार पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास में ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये एरिया दिखाई दे रहा है, तो इसकी किसका बोरिंग। तो हमें पता है कि हमारे जो बजट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो उधार ली जाती है वो उसका रेवेन्यू होता है, रिसिप्ट होती है हमारे पास में। ठीक है, रिसिप्ट होती है। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास में एक नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन सा डाटा होगा, उधार। तो आप इसको एज याद कर लीजिए दोस्तों कि 24% हमारे पास में क्या, 24%। ठीक है, ये हमारे पास में उधार से आता है। तो उसके बाद में हमारे पास में देखा जाए तो 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हमारे पास में क्या आता है, टैक्स, इनकम टैक्स वाला। ठीक है, तो एक ये डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम टैक्स है, इसमें हमारे पास में सबसे ज़्यादा 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 21%। तो याद कर लो दोस्तों, ये है अपने पास में 21%। ठीक है, ये डेटा याद रखने हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में कॉर्पोरेट टैक्स, ये कितना है, 18%। ठीक है, तो ये हमारे पास में 18% है। तो ये आप है ना देख लीजिए, पहले सबसे ज़्यादा उधार का हो गया, उधार के बाद में हमारे पास में डायरेक्ट टैक्स दोनों। ये कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा होता है, जो कंपनियों पे टैक्स लगाया जाता है वो होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इनकम टैक्स आम आदमी पे जो, ठीक है, उस पर लगाया जाता है, ये 21 और ये 18%। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा नंबर किसका आता है, जीएसटी का। तो जीएसटी देखिए, जीएसटी और अदर जो इनडायरेक्ट इन टैक्स होते हैं उनका उनका कितना होता है, तो 15%। ठीक है, तो 15% इसका हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी आपसे कि इसमें कितना वो जो पेनल्टीज़ है, फीस है, वो सब आते हैं, तो उनका कितना शेयर है, 10%। तो याद कर लीजिए आप इसका कितना है, 10%। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखें कि जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है इसका शेयर कितना है अपने पास में, 6%। यूनियन एक्साइज है, इसका कितना हिस्सा है, 6% है। ठीक है, तो इसका एरिया ये 6% है। और उसके बाद में हमारे पास में कस्टम कस्टम ड्यूटी होती है, उसका एरिया कितना है, 4% है। तो आप इसको याद कर लीजिए। और उसमें नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ये अपने सबसे कम कितनी है, 2% है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि रुपया कहाँ से आता है। तो रुपया हमारे पास में सबसे ज़्यादा बोरिंग्स आता है, और उसके बाद में दोनों डायरेक्ट टैक्स आता है, और उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कई बार क्या कि जैसे काफ़ी जो एग्ज़ाम होते हैं, यूजीसी है, रेलवे है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, है ना, तो उसमें काफ़ी जो आरपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एज इट इज़ पर्सन पूछ सकता है कि इसका क्रोनोलॉजिकल सिस्टम बताइए कि इनका घटते क्रम हो या बढ़ते क्रम में किस में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं कि रुपया कहाँ से कहाँ जाता है ना, गोज कहाँ जाता है। ठीक है, वेयर गोज रुपीज़। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में हमने देखा कि उधार। तो उधार जो हमारे पास में आता है तो उस पर क्या रहता है, हमारा ब्याज रहता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट है, तो अपना इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो गया कि 20%। ठीक है, तो उस पर जो उधार सबसे ज़्यादा थी उसमें इंटरेस्ट हमारा 20% चला जाता है। तो हम अब देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास में स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास में है, तो ये कितना है, 22% है। ठीक है, तो और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे पास से आता है 2 नंबर पे ही आ गया, एक नंबर इसका दिया, 2 नंबर ही आ गया, 1 नंबर ही आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, सेंटर स्कीम। ठीक है, ये देखा जाए
तो ये हमारे पास में 17% आ रहा है। ठीक है, इसको आप एज इट इज डेटा याद रख लीजिए कि सेंट्रल स्कीम में कितना आता है, 17%। स्टेट शेयर्स की ऑफ टैक्सेस में कितना जा रहा है कि जो अपना सरकार का होता है उसमें 22% हो गया। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में 8%। ठीक है, ये डिफेंस एक बड़ा अच्छा है। इसमें इस बार जो सिंधु जी पाकिस्तान के साथ अपना सिंदूर अभियान चला था, उसके बाद में इसमें वृद्धि की गई है। ये अपने पास में कितना है, 11% है। ठीक है, इसमें काफ़ी वृद्धि की गई है। तो ये 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका हमारा शेयर कितना है, 8% है। ठीक है, अब जो फाइनेंस कमीशंस और अदर ट्रांसफ़र और अदर एक्सपेंडिचर, इन दोनों का सेम है हमारे पास में, कितना है, 7%। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि मेजर सब्सिडीज़ है, अपनी सरकार है जो विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज़ देती है ना, तो उसमें हमारा हिस्सा कितना हो गया, 6% है। फिर सिविल पेंशन, ये अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सिविल पेंशन के रूप में सरकार का कितना खर्चा जाता है, रुपया कितना है, तो उसमें था अपना 2%। ठीक है, तो ये एक प्रश्न आया था, तो आप एज इट इज ही इसको देख सकते हैं। ठीक है, और निश्चित रूप से आप इसको जे याद कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि बजट का सार क्या है एट ए क्लास। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि अब बजट आपको पता ही होगा कि जो सरकार के रिसिप्ट से और जो एक्सपेंडिचर होता है उनका एक विवरण होता है। ठीक है, तो उसमें हमें देखो मुख्य रूप से बजट में क्या होता है, 3 साल का हमें डेटा रहता है। कम कौन कौन सा, एक तो जो वास्तविक डेटा रहता है हमारे पास में, वो जैसे मान लो कि गत वर्ष था। ठीक है, और उसके बाद में बजट अनुमान दिए जाते हैं। तो बजट अनुमान हमारे पास में कौन से होते हैं, बजट अनुमान क्या कि जो वर्ष फिलहाल चल रहा है उसके बारे में हमें उस बजट के अनुमान दिए जाते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष हो गए, पहला ये हो गया वास्तविक अनुमान, दूसरे में अनुमानित संशोधित हो गया, और तीसरा जो हमारा आने वाला वर्ष है तो उसमें हमारे पास में दिया रहता है। उसमें क्या है, जैसे मान लो ये अभी 26-27 के लिए अनुमान लगा रहे हैं हम, तो इसका अनुमान दिया होता है। ठीक है, तो काफ़ी बार इंटरव्यू में एग्जाम पूछा जाता है कि बजट क्या होता है, और तो आपको ये प्रश्न, ये इसका आंसर ये बताना है कि बजट आय और व्यय का विवरण नहीं होता है। बजट क्या होता है, प्राप्तियों और क्या होता है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का विवरण होता है। ठीक है, और उसमें दूसरा ये बताता है कि बजट हमें क्या बताता है, एक अनुमान बताता है। ठीक है, बजट हमें क्या बताता है, अनुमान बताता है। तो हम देखते हैं कि राजस्व, अब इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ चेक करते हैं कि राजस्व प्राप्तियां क्या है। राजस्व प्राप्तियां में हम 2 चीज़ शामिल कर रहे हैं यहाँ पे कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इन दोनों का योग कितना हो गया हमारे पास में, 35,33,33,150। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। और उसके बाद में हमारे पास में ये हो गया पूंजीगत प्राप्तियाँ हमारी कितनी है, 18,14,165 करोड़ रुपये। ठीक है, ये राशि सारी हमारे पास में कितने है, करोड़ में है, CR में है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हम ऋणों से वसूली कितनी है, ये है। और उसके बाद में अन्य प्राप्तियाँ 80,000, और उसके बाद में उधार एवं देयता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में यही हिस्सा आ रहा था, तो वो कितना है, 16.95 लाख करोड़ रुपये हो गया। ठीक है, 16.95 लाख। ठीक है, अब हमारे पास में कुल प्राप्तियाँ, तो कुल प्राप्तियाँ कितनी होगी हमारे पास में, ये 35 और ये 18, दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास में कितना होगा, 5347। ठीक है, 53,47,315 करोड़ रुपये, ये हमारा टोटल बजट है। अब बजट हमें पता है कि टोटल प्राप्तियां हैं, तो उसी आधार पे हमारा व्यय होगा। तो बजट व्यय जितना हमने प्राप्त किया है उतना का उतना हमारा क्या हो गया, व्यय हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्व लेखा पर क्या है। तो रेवेन्यू पे कितना, एक्सपेंडिचर में कितना आ रहा है कि 41,25,494 है। ठीक है, तो कैपिटल पे इसमें दे रखा है हमें, तो ये डेटा आप याद कर लीजिए। ठीक है, और अब देखिए राजस्व घाटा कितना हमारा, राजस्व घाटा अपना 1.5% है। ठीक है, इसमें वैल्यू कितनी है अपनी, 5,92,344 के आसपास। ठीक है, ये इतना रहने वाला है, अनुमान है ये। ठीक है, अब देखिए कि प्रभावी राजस्व घाटा देखिए ये इससे कम रहेगा, क्योंकि इसमें हम जो कैपिटल कैपेक्स के लिए जो सब्सिडी देते हैं तो उसमें से सरकार है ना, तो वो क्या कि कम कर दिया जाता है। तो इसका कितना रहेगा शेयर, 0.3%। ठीक है,
अब राजकोषीय, राजकोषीय क्या होती है? उधार एवं अन्य देयताएं। हमारे पास उधार और अन्य देयता कितनी है? 16.95 लाख करोड़ रुपये। तो ये जीडीपी का शेयर कितना है टोटल? अपना 4.3% है। अप्राथमिक घाटा, अप्राथमिक घाटा क्या होता है कि राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा होता है उसमें से हम अगर ब्याज जो पीछे हम देते, पीछे जो उधारी है उस पर देते आ रहे हैं, तो उन सब को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो हमारे पास में जो फिलहाल वर्तमान जो उधारी है अपनी वो बचती है। तो वो कितनी बचती है? 0.7% है। ठीक है, ये अच्छा एक आंकड़ा है कि काफ़ी स्तर तक ये कमी आई है इसमें। तो ये अपने डेटा हो गया 291,796, ठीक है, करोड़ हो गए। अब हम देखते हैं कि अब जो ये हमारे पास डेटा होते हैं एक फ्लो कॉन्सेप्ट के बेस पे है ये, ठीक है। ये हमें एक साल, एक वर्ष, एक ईयर का बताता है, ठीक है, एक ईयर का बताता है, ठीक है, हमें एक साल का बताता है। तो ये एक फ्लो कंसेप्ट है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो प्रभावी राजस्व घाटा है या राजकोषीय घाटा है या प्राथमिक घाटा है, ये क्या फ्लो कॉन्सेप्ट होता है या स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है? तो जिसका हम मेजरमेंट क्या करते हैं? एक पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं, यानी एक साल, यानी एक साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम करते हैं इसका, ठीक है। तो एक क्या होता है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। जैसे पॉइंट आप जैसे मान लो कि वेल्थ का करते हैं, तो वेल्थ क्या होता है हमारा? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। उसको हम जैसे आज एक फिक्स तारीख पे उसका अनुमान लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भारत की आर्थिक गति। तो भारत की आर्थिक गति अच्छी बनी हुई है। तो अन्य देशों की तुलना में हमारे भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो उसके हम देखो क्या है कि विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षाओं संतुलन बना है, ठीक है। इसमें क्या है कि संशय के स्थान पर कार्रवाई, ठीक है, और वाक्पटुता के स्थान पर सुधार है, ठीक है, और लोक लुभावने दिखावने के स्थान पर जनहित में प्राथमिकता दी है। कि इस बजट में आपने देखा होगा कि किसी प्रकार के लोक लुभावने के स्थान पे हमने इसमें क्या जिस पे जोर दिया है? जनहित में। यानी इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो आने वाला अपना 2047 आएगा उस तक हमें क्या करना है? डेवलप करना है भारत को, ठीक है, विकसित करना है। तो 2047 का इसमें लक्ष्य रखा गया है और उसी बेस पे हमें ये बजट बनता दिखाई दिया है, ठीक है। तो लक्ष्य आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना, क्षमता को प्रदर्शन में बदलना। तो ये कैसे हैं? एक तो स्थायित्व करना इसमें राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से, कम मुद्रास्फीति है और संधारणीय वृद्धि। ऐसा नहीं है कि जो वृद्धि है हमारी वो ऐसे ही एक समय के लिए बन जाए, तो इसको सस्टेन करना है अपने को, ठीक है, एक लंबे समय तक लेके चलना है, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास में एक बताया है कि जो अपनी इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बताया कि 7% से अधिक के आसपास अपनी वृद्धि रही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास में क्या क्या रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 7% की उच्च विकास दर रही है। इसका क्या है? इसका पॉइंट यह है कि सबसे पहले हमने ऊर्जा सुरक्षा में अच्छा कार्य किया है, ठीक है, और उसके बाद महत्वपूर्ण आयात पर कम निर्भरता की है, दूरगामी संरचना सुधार किया है, और राजकोषीय विवेक किया है, फिजिकल जो अपना डेफिसिट है उसको थोड़ा कम किया है, मौद्रिक स्थिरता में लेके आए हैं, ठीक है, और सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर दिया गया है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। सरकार के कार्यों से नागरिकों को कितना लाभ हुआ है, ठीक है, ये, और घरेलू निर्माण विनिर्माण जो क्षमता है उसको हमने बढ़ाया है इस प्रकार से। अब इसमें देखिए कि हमारे पास युवा शक्ति को समर्पित है। ये जो बजट है इसमें हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये जो बजट है ये युवा शक्ति को समर्पित है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में संकल्प दिए गए हैं। तो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें आप निश्चित रूप से इसको याद कर लीजिए कि उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कितने संकल्प है ना, क्या क्या संकल्प है। तो क्या सरकार का संकल्प ये है कि किसान है, महिला, दलित, वंचित, शोषित और पीड़ित और अन्य जो वर्ग है विशेष पर ध्यान करता है, ये हमारे संकल्प है। और इनके 3 कर्तव्य बताए हैं। तो आप इसको याद करो कि कितने कर्तव्य बताए गए हैं, तो बताना है आपको 3 कर्तव्य। तो आप अपने इसके नाम भी रख लो, पहला कर्तव्य क्या है और दूसरा कर्तव्य क्या है और तीसरा कर्तव्य क्या है, इसमें क्या क्या करना है। पहले कर्तव्य में हम देखते हैं कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसका धारणीय रखना। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे जो वर्ल्ड की अन्य देश है तो उसमें उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ही कम है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है लगभग 7% के आसपास बनी हुई है। तो इसको हमें एक लंबे समय तक बनाए रखना है, ठीक है, ये हमारा एक कर्तव्य है।
इसके लिए हमें क्या करना है, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी है ना, इसको इन्हांस करना है, ठीक है। और जो उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, तो उसकी फिर अपना दूसरा पॉइंट है, परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता ये विकसित करना है। इसके माध्यम से हमारा ये पहला कर्तव्य पूरा होता है और संधारणीय विकास बना रहेगा। दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, यानी लोग जो हमारे पास ऐसे अनुमान लगा के बैठे हैं कि हमें क्या होना चाहिए, क्या फ़ायदा, किस प्रकार से आकांक्षाएं हैं उनकी, तो उन पे जोर देना है, उनको पूरा करना है, ठीक है। तो उनको पूरा करने के लिए लोक क्षमता निर्माण करना और भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूती भागीदारी, लोगों को सबका साथ सबका विकास के माध्यम से इसको लेके चलना है, ठीक है। अब आ गया सबका साथ सबका विकास का सपना, ये पूरा करना है अपने को। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों और सुविधाओं के सार्थक भागीदारी के अवसरों को तक पहुँचो। ये हमें 3 लक्ष्य दिए गए हैं, तो ये कर्तव्य हैं हमारे 3। तो तीनों कर्तव्यों को आप इसको याद कर लीजिए कि क्या क्या करते हैं। आर्थिक संधारणीय विकास होगा, और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अब भारत की सुधार एक्सप्रेस, एक ये सुधार एक्सप्रेस पे खास तौर पे दो जोर दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है, सरकार ने रोजगार का सृजन करने और उत्पादकता और विकास को तीव्र प्रदान करने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। काफ़ी इसमें सुधार किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगी, लास्ट में 22 नवंबर 2025 को एक जीएसटी के अंदर 2.0 लेके आया था, ठीक है। इससे काफ़ी सुधार हुए हैं। तो जीएसटी में सरलीकरण, श्रम संहिताओं और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के विवेकीकरण सहित लगभग 350 सुधार किए गए हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सुधार किए गए, यानी टोटल 350 सुधार किए गए हैं। इससे क्या है कि एक एक्सप्रेस सुधार मानने हैं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है उच्च स्तरीय समिति, काफ़ी सारी उच्च स्तरीय समिति कमेटीज़ गठित की गई हैं, ठीक है। और फिर उसका पॉइंट नंबर 4 है, केंद्र सरकार गैर विनिमय और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है ना। ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्दी और विकास के स्तंभ। ऐसा है कि जैसे मान लो सरकार ने हमें बता दिया कि 4-7% के आसपास हमने वर्दी रखनी है, ठीक है। तो इसको स्तंभ बताए गए हैं, तो इसके कितने स्तंभ बताए गए हैं, एक ये है, ठीक है। तो पहला स्तंभ क्या है, आर्थिक वर्दी बनाए रखना। हमें जो आर्थिक वर्दी है उसको बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि वो एक समय के बाद में डाउनफॉल हो जाए, ठीक है, डगमगा जाए। तो इसको एक हमेशा के लिए सतत रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में विकास की बुनियाद को मजबूत करना। विकास की जो बुनियादी है, ठीक है, बेसिक है जो, तो उसको हमें क्या करना है, एक मजबूती देनी है। जन केंद्रित विकास करना है, सबका साथ सबका विकास के माध्यम से जन केंद्रित विकास करना है। फिर है विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, सबका विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनता का विश्वास नहीं रहे। तो इस प्रकार से ये हमारे स्तंभ है। तो इसमें नेक्स्ट स्तंभ हमारा है व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता, यानी व्यापार को भी सुगम होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, जीवन को भी सरलीकरण होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में राजकोषीय, ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आजकल, ठीक है, फिजिकल राजकोषीय वाले। तो इसको 1 2 3 4 5 6 हो गए, यानी 6 हमारे पास में स्तंभ रखे हैं। कितने स्तंभ है, 6 स्तंभ अब रखे हैं इसके। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब इसमें आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, यानी पहला स्तंभ ये है अपने आर्थिक वृद्धि। ये एक बड़ी पहल है। जो भारत में क्या है कि जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसकी वजह से जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, उसमें वृद्धि कम है, इसलिए जॉबलेस ग्रोथ दिखती है इंडिया की। इसमें सबसे बड़ा कारण रहता है। तो इसलिए इस बार सरकार ने क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, विनिर्माण, कार्यान्वयन और अग्रणी क्षेत्र, इनमें क्या है कि कार्य करने की दिशा दी है। तो इसमें एक सबसे बड़ा बायोफार्मा शक्ति, इसका एक बहुत ही ये साबित अच्छा होने वाला है। सीपीएसई में हाईटेक टूल्स रूम बनाना, ठीक है, और कंटेनर निर्माण करना, विनिर्माण करना, इन्हें वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम करना, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम है, ये मैन्युफैक्चरिंग का है। ये एक आर्थिक गति बनाने में सशक्त कार्य करेंगे, इसके रूप में कार्य किया गया है। एक बड़ा ये है रेयर अर्थ परमानेंट, ये एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें बजट में, ठीक है।
परमानेंट मैग्नेट और अनुसंधान खनन प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए स्कीम, ये एक स्कीम डेवलप की जाएगी। उसके आधार पे हम लोगों को क्या है कि बेनिफिट्स काफ़ी हो जाएंगे। तो भविष्य में हम जैसे हमारा जो टारगेट है 2047 तक विकसित भारत होने का, तो इससे हमें भली भांति अच्छा रास्ता मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद में खेल कूद के किफ़ायती सामानों के विनिर्माण के लिए समर्पित पहल है। ये एक बड़ी अच्छी पहल है। इंडिया सेमीकंडक्टर निर्माण, देखिए सेमीकंडक्टर आज कोई भी आइटम बना लीजिए आप, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसमें सेमीकंडक्टर है। इससे है क्या कि इंडिया को आयात करना पड़ता है, तो हमें आयात पे निर्भरता हो गई है। तो अगर हम ये लेके आते हैं करते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक्सपोर्ट ही बन सकते हैं, एक्सपोर्टर बन सकते हैं इसका। तो ये एक बड़ा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी निर्माण स्कीम, ठीक है, इसमें हम कंपोनेंट्स है इसका विनिर्माण स्कीम लेके आएंगे। ये कहा गया है 200 पुराने उद्योगों समूहों को पुनर्जीवित करना। ये जो पुराने उद्योग हो चुके हैं जिनका क्या है कि कंडीशन ख़राब है उनका, ठीक है, तो उनको क्या है कि पुनर्जीवित करना है। उच्च मूल्य और औद्योगिक उन्नति निर्माण में अवसंरचना उपकरण घरेलू और ये मजबूत करना, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये काफ़ी जो हमने देखा कि इसमें स्तंभ था, उसका पहला पहला स्तंभ, उसका 6 स्तंभ बताए थे, उसमें आर्थिक वृद्धि करना बनाए रखना, ये इसका बहुत ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए कर सुधार। तो इसमें काफ़ी कर विनिर्माण क्षेत्र को अपन देखते हैं तो उसमें सुधार किया गया है। तो ठीक है, यानी भरोसेमंद विनिर्माताओं के लिए आस्थगित शुल्क भुगतान करना, ठीक है, निर्यातकों के लिए समुद्र खाद्य पदार्थों उत्पादों प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त निर्दिष्ट करना, ये चीज़ें हैं। चमड़ा वस्त्र पोशाकों के लिए 1 वर्ष बढ़ाकर यानी 6 माह का छूट 3 में, तो उनको अब क्या कर दिया 1 वर्ष कर दिया गया है। माइक्रोवेव ओपन विनिर्माण के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट पार्टों में वैश्विक सीमा शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। ये इस बार क्या है कि विकास पे जोर दिया गया है ना। छोटे मोटे ऐसे नहीं है कि सब्सिडीज है ना लोगों को ऐसे एक अल्पकालीन फ़ायदा दिया जाए, ये एक लॉन्ग टर्म फ़ायदे के लिए सब कुछ तैयार किया गया है। ठीक है। उसके बाद में अनुरक्षण मरम्मत में उपयुक्त हवाई जहाज, हवाई कलपुर्जों के विनिर्माण अथवा यानी कलपुर्जे हैं जितने हमारे पास में इंपोर्ट होते हैं तो एक्सपोर्ट का यहाँ पे कार्य शुरू हो जाए, तो ये एक अच्छा रहेगा। लंबे समय के विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला वाले नियमित आयतों और जोखिम प्रणाली के मान्यता दिए जाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में एमएसएमई को चैंपियनशिप के रूप में विकसित करने में सहायता त्रिआयामी दृष्टिकोण है। ये एक एमएसएमई को अपने को इक्विटी सहायता है, ट्रेडर्स के माध्यम से हैं, पेशेवर सहायता, ठीक है, ये इक्विटी सहायता ये अच्छी है पहल। ठीक है, इसमें एमएससी को अपने को निधि की विकास जो फंड है इसमें 10,000 करोड़ का शामिल किया गया दिया गया है। ठीक है, उसमें पेशेवर को लिए भी अपने टियर 2 और टियर 2 की कस्मों कॉरपोरेट मित्र, हाँ एक ही जैसे पहले हमारे पास में ई मित्र होते थे तो उसमें अब हमारे पास में कॉरपोरेट मित्र भी हमें तैयार करने, ठीक है, संस्थान को मदद मिलेगी। अन्य कॉरपोरेट के लिए बेंचमार्क के ये रूप में कार्य करते सीपीएसई द्वारा एमएससी खरीद के लिए लेन देन और निष्पादन के लिए आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा है। अब कर प्रस्ताव कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख की वर्तमान मूल्य सीमा समाप्त करना है। यानी जो इसमें एक बड़ी निर्यात के ऊपर कुरियर के माध्यम से अब 10 लाख तक था उसको समाप्त करना है, एक अपना अच्छा पहल है। ठीक है, उसके बाद में 1.2 है सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर देना। सेवा क्षेत्र में जैसे सेवा क्षेत्र में है ना अधिकार परामर्श शिक्षा विषय रोजगार उद्गम करना, स्वास्थ्य के संबंध में 10 विषयों के संबंध में स्वास्थ्य पेशेवर है ना, नए संस्थानों को उन्नयन और संस्थापन करना, देखभाल परिवेश करना ठीक है, चिकित्सा पर्यटन, ये सारी चीज़ें इसमें आयुष है, आयुष ठीक है। और उसके बाद में ऑरेंज अर्थव्यवस्था, ये देखो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चीज़ है ये। ठीक है, यानी 15,000 माध्यमिक और 500 महाविद्यालयों में एवीजी से कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। सॉरी, इसमें हमारे पास में ये पर्सन आपके बन सकता है। ये पर्सन इम्पोर्टेंट है कि कितने
माध्यमिक विद्यालयों में कितने अपने विद्यालयों में क्रिएटर्स के लिए अपने एबीसीजी कंटेंट क्रिएटर की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी? 15,000। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में सबसे पहला ये प्रश्न आने वाला है, ठीक है, आएगा आपके। और कितने विद्यालय महाविद्यालयों में? 500, ठीक है, रट लो छोरो, रट लो, ठीक है। ये उसके बाद में हमारे पास भी डिजाइन, भारत के पूर्वी क्षेत्र और चुनौती महार के माध्यम से नई राष्ट्रीय डिजाइन की स्थापना करना, ठीक है, खेल कूदों के लिए करना, ये एक अपना अच्छी पहल है। ऑरेंज जो अपने कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए ये कार्य है, ठीक है। और उसके बाद में शिक्षा है, शिक्षा को 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का कार्य करना, प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा, एसटीएस की महिला छात्रावास। तो आप इसको पूछ सकते हैं कि प्रत्येक जिले में किया जाएगा या प्रत्येक राज्य में, कैसा, तो ठीक है, तो इसको आप महिला छात्रावास, ये एक बड़ी महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल है ये, ठीक है। तो प्रत्येक जिले में या प्रत्येक तहसील में कराया जा रहा है, तो इसको आप याद कर लीजिए कि प्रत्येक जिले में एसटीएम, ठीक है, एसटीएम एक संस्थानों में महिला छात्रावास बनाए जा रहे हैं, ठीक है। 4 टेलीकॉम अवसंरचना, ये पर्यटन के लिए, ये एक बड़ी बात कही है इसमें कि 20 विशेष पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों की कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम की गया लेगा। तो ये आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने गाइडों को अपने पायलट स्कीम के तहत लिए जाएंगे? 10,000, ठीक है। और ये पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों में डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल मान करना, ठीक है। और चुनिंदा राज्यों में परिस्थितियों के रूप में संधारणीय टाउनशिप करना, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे सेवा क्षेत्र के ऊपर में सुधार के लिए भी बलिदान, ठीक है, बल देना है, ठीक है। और अब देखो, ये वित्तीय क्षेत्र के लिए कर प्रस्ताव, ये एक बड़ा इसमें संशोधन है। देखो, जो फ्यूचर्स एसटीटीसी है, मान लो 1 डे के लिए जो लोग फ्यूचर्स में लगाते हैं उनके लिए जो टैक्स बढ़ाकर हमारा 0.02 से 0.02% से बढ़ाकर 0.05% तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इससे जैसा कि आपने देखा कि कल जैसे कि बजट प्रस्तुत हुआ तो उस टाइम में जो अपना स्टॉक मार्केट है जस्ट नीचे डाउन में हॉल में आ गया था। इसी कारण से इसमें लोगों ने सोचा कि ये तो क्या हो गया है, इस कारण से इसमें ये एक बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। अब ये कई बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसका कि इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ठीक है। तो कितना कर दिए आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 0.0, ये ज़्यादा वैसे देखा जाए तो कोई गणना बहुत बड़ा ऐसा नहीं लग रहा परिवर्तन, लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट के लिए देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस प्रीमियम और ऑप्शंस के चयन पर एसटीटी, ठीक है, एसटीटी और की दर 0.1% से 0.125% से बढ़ाकर और ये 0.15 कर दिया गया है, ठीक है। ये एक बड़ा बदलाव हो गया है इसमें। तो इससे हम देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना, यानी सबका साथ सबका विकास, किसानों को भी इसमें पीछे नहीं छोड़ा है। तो इसमें किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है ना। तो उसको हमें साथ में रखकर चलना है, ठीक है। पशुपालन के रूप में, ये बागवानी के लिए, है ना, उच्च मूल्य की कृषि सह करना, ये चीज़ें सारी इसमें, मत्स्य पालन है, ये सब कुछ है, भारत विस्तार, ये ठीक है। अब अवसंरचना, ठीक है, अवसंरचना में पब्लिक कैफेक्स है, ये अच्छी बढ़कर ये कितना हो गया, लगभग 12.2, ठीक है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें ये दे रखी है कि ऋणकर्ताओं को सुविधा करे, है ना, आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि की स्थापना की जाएगी। समर्पित आईटी स्थापना करके सीपीएसई की रियल स्टेट अस्थियों को रिसाइकलिंग करना, ये चीज़ें होगी, ठीक है। 2047 तक 6% से बढ़ाकर अपने क्या कि अंतर्देशीय जल मार्गों को त्रुटि शहरों की हिस्सेदारी, ठीक है, उसमें 6% से बढ़ाकर ये हम 12% तक ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समुद्री जहाज वीजीएफ की स्कीम को शुरू कर देंगे। हाँ, तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है इसमें। और ये एकीकृत पूर्वोदय तटीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास करना रहेगा। अब दीर्घावधि ऊर्जा, ऊर्जा आज का जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में कार्बन कैप्चर, उपभोग और भंडार
CSE अपनाने की स्कीम है। तो आप इसको रट लीजिए, ये स्कीम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 20,000 करोड़ रुपए के परिसंचय के साथ में कार्बन कैप्चर, उपभोग और भंडारण की अपनाने की स्कीम है ये। तो जिसमें क्या है कि बैटरी ऊर्जा भंडारण, ठीक है, प्रयोग किए जाने के लिए लिथियम आयरन आयन सेल, ठीक है, बैटरी में निर्माण करना, और इसमें ये सोलर ग्लास है, ठीक है, वर्ष 2035 तक नाभिकीय ऊर्जा कितने 2035 तक, ये पर्सन अच्छा इंपॉर्टेंट बनता है कि किस वर्ष तक 2000 नाभिकीय के लिए करना है अपने को, 2035 तक है, ठीक है। ऐसा है कि इसमें अपने को कन्फ्यूजन करके 2047 का ऑप्शन देके तो पूछ सकते हैं। तो ये अपने ऑप्शन याद रखना है 2050 है ना, 35 तक, ठीक है। बायोगैस मिश्रित CNG दही केंद्रीय उत्पाद है, और बायोगैस संपूर्ण मूल्य को छोड़ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो राजकोषीय मामला 6 नंबर अपना, ठीक है, ये 6वां पिलर है अपना। उसमें हम देखते हैं कि 16वां वित्त आयोग, देख बड़ी बात इसमें, सरकार ने 41% वितरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए हॉरिजेंटल, ठीक है, और वर्टिकल, ये दो डिवाइड होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये ऊर्ध्व हो गया, ठीक है। बनाने के संबंध में आयोग के सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। ये इसमें 7वीं 16वें वित्त आयोग को स्वीकृत कर लिया है। उससे पहले इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए थे, कभी इसमें 42 था, कभी 41, कभी 30 ना, काफ़ी ये अलग अलग अपने वित्त आयोग आते हैं, उसमें अलग अलग होता है। तो उसमें कभी अलग से चर्चा करेंगे हम। वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान, इसमें ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकाय आपदा प्रावधान धन अनुदान शामिल है। तो ये आप देख सकते हो कि अभी हाल ही में एक कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा था कि फिलहाल जो सरकार है उसमें कितना हिस्सा शेयर करती है, ठीक है। तो 41 याद कर लीजिए आप, ठीक है, 41, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है, 41। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि राजकोषीय समेकन में क्या है कि केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक 50+1 -1 की GDP और ऋण का अनुपात करने का लक्ष्य रखेगी। देखो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि 2030 तक हमारे पास में लगभग 50%, उसमें प्लस या -1% है, ठीक है, कि अपने GDP ऋण अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। और फिलहाल अपने देखा जाए तो कितने हैं, 56.1% अपना ये बना हुआ है, ठीक है। और 2026-27 में जो इसमें कितना रहने वाला है, 55.6% है ये, ठीक है। तो आप इसको एक भली भांति अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अभी UGC नेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि उसमें कितना हिस्सा है GDP का जो डेप्ट के रूप में है, तो उसमें आप देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये 56.1% हो गया इसका 2027 के लिए, FY 27 के लिए अपना 55.6, और हमने टारगेट कितना रखा है, 50 +-1, यानी कि 49 भी हो सकता है या 51 भी हो सकता है। तो ये कब तक रखा है, 2030 तक, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, याद कर लो, ठीक है, काम की बात है ये। घाटे की प्रवृत्ति, अब देखिए घाटे की फिस्क, अब ये हमारे पास में GDP के % के रूप में दे रखा है। ये ग्राफ समझने अच्छे होते हैं, ज़रूरी होते हैं आपके, ठीक है। तो ये ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं, ये फिस्कल डेफिसिट है, ये रेवेन्यू डेफिसिट है, ये प्राइमरी डेफिसिट है, और ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। आप देख सकते हैं कि ये है अपना 22-23, ये 23-24, ये लगातार क्या है, कमी आई है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें भी कमी आई है, इसमें भी कमी आई है, इन सब में लगातार कमी आई है, ठीक है। ये एक अच्छी प्रवृत्ति है हमारी कि हमने किया कि घाटे को कम किया है ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्यय के बारे में, यानी प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है और राजस्व व्यय में, ठीक है, इसका ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस बार ये बजट एस्टिमेशन में कितना है, 17.1 है, ठीक है, और इसमें कितना है, 41.3 है, ठीक है। ये हो गया इसका, आप देख लीजिए, ये डेटा आप याद कर लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद में हम मजबूत आर्थिक सुधार के लिए क्या है, तो मजबूत आर्थिक सुधार के लिए केंद्र की निवल प्राप्ति की प्रवृत्ति है ना, प्राप्ति की प्रवृत्ति क्या है, तो ये देख सकते हैं आप इस ग्राफ के माध्यम से, इंक्रीजिंग है थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि राज्यों और संघ के क्षेत्रों में कुल अंतरण कितना है, ठीक है। ये अपने 26 पॉइंट के आसपास, ये थोड़ा थोड़ा इन ग्राफ में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वृद्धि दिखाई दे रही है अपने को, ठीक है।
अब प्रमुख मदों का वेग, ये एक अपने काफ़ी एग्जाम्स होते हैं, उसमें लगभग एज इट इज पूछा जाता है अमाउंट कितनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर पे क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा परिवहन पे वे कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 5.98 लाख करोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पे हमारे पास में रक्षा है, डिफेंस है, ठीक है, 5.94 हो गया। ग्रामीण विकास के लिए 2.73 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपने 2.73 हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में गृह कार्य में कितना हो गया, ये 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं कि शिक्षा पे कितना है, शिक्षा पे जोर देखो 1.39 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। और ये हो गया अपने पास में ऊर्जा पे है 1.09, ठीक है। और स्वास्थ्य पे 1.04 हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें ये डेटा आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और बेस्ट ऑफ लक, आप इस डेटा को याद करिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।